हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आए इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये डिबेंचर्स जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका वेटेज 8 to 10 मार्क्स का है बोर्ड्स में, और बच्चे इसको इग्नोर करके जाते हैं। इग्नोर क्या कह सकते हो, इग्नोर नहीं करते तो बहुत ज़्यादा इसको डीप नहीं पढ़ के आते, और जो इस मार्क्स हैं वो लूज़ कर देते हैं। तो ये चैप्टर अच्छा है, स्कोरिंग मार्क्स का है और मतलब अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप बोर्ड्स में। तो इसको इग्नोर करके मत जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसे लीजिए कॉन्फिडेंस गेन करता है। जब आप इसमें स्कोर करते हो तो आप शेयर में भी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हो, शेयर को भी अच्छा खासा आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो शेयर के अंदर। तो चलिए आज टाइम न वेस्ट करते हुए इस चैप्टर को शुरू किया जाए। अच्छा, एक लास्ट रिक्वेस्ट आपसे, चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, लाइक करेंगे तभी उसकी वो रीच बढ़ेगी, और रीच बढ़ेगी तभी जो बच्चे और देखना चाहते हैं, जो आपके जैसे और लोग हैं, उनको आराम से देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है ना? तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब तो करिए करिए, लाइक ज़रूर करिए। ठीक, चलिए फिर चलते चैप्टर शुरू करते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले बात कर रहे हैं डिबेंचर क्या होता है, व्हाट इज डिबेंचर। अकॉर्डिंग टू, अब देखिए सेक्शन मैंने यहाँ डिनोट कर दिया, वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ती। जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 है, ठीक है, जिसमें डेफिनेशंस कवर होती है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो सेक्शन 2 और सब सेक्शन 30 क्या कहता है, डिबेंचर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, कह सकते हैं कि क्या इंक्लूड करता है। पहले तो ये बोला डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जो कंपनी यूज करती है, ठीक है, फॉर किसके लिए, डेट को अरेंज करने के लिए, मतलब ऐसा कह सकते हैं एज अ फंड अरेंज करने के लिए थ्रू डेट, डेट के थ्रू। यानी डेट, यानी कह सकते हो कि डिबेंचर एक फंड अरेंजमेंट का इंस्ट्रूमेंट है, बट डिबेंचर से कोई ओनरशिप ट्रांसफर नहीं, एक डेट क्रिएट होता है। ठीक है ना? और डेट क्यों क्रिएट करते हैं, मतलब सिंपल सी बात है, कभी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए कोई फंड की जरूरत पड़ती है कंपनी को, तो वो डेट को एज अ मीन्स ऑफ सोर्स यूज करती है, ना कि इक्विटी को। क्योंकि इक्विटी में क्या होता है, आपको ओनरशिप देना पड़ता है, डेट में आपको ओनरशिप नहीं देना पड़ता। हाँ, लेकिन डेट में कुछ बर्डन्स आते हैं। बर्डन्स क्या आते हैं, डेट में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, कुछ साल बाद उसके प्रिंसिपल अमाउंट को भी वापस करना पड़ता है। ठीक है ना? तो इसीलिए कहते हैं डेट, जब आप, अगर आप डेट नहीं वापस कर पाते तो वो आपके कंपनी के एसेट पे चार्ज क्रिएट कर देता है। चार्ज का मतलब क्या है कि अगर आप वापस नहीं कर पाए तो पैसे आपको, पैसे की मतलब अगर कंपनी ने पेमेंट नहीं कर पाई, डिबेंचर के इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाए, या डिबेंचर के अमाउंट का पेमेंट नहीं कर पाए कुछ, तो कंपनी के एसेट को एज अ मतलब कंपनी के एसेट को वो कौन, डिबेंचर होल्डर्स अपने घर ले आ सकते हैं, क्योंकि वो चार्ज क्रिएट करेंगे, उसको बेच के उसके साथ अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। इसीलिए डिबेंचर थोड़ा रिस्की भी होता है। लेकिन हाँ, अगर ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो डिबेंचर अच्छा सोर्स ऑफ फंड है, मतलब सोर्स, अच्छा सोर्स है जिससे फंड आप अरेंज कर सकते हो फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। मतलब शॉर्ट का मतलब मीडियम एंड लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए। शॉर्ट इधर नहीं कह सकता मैं, शॉर्ट इसको नहीं कह सकता, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए डिबेंचर एक अच्छा सोर्स ऑफ फंड है। ठीक, अच्छा, डिबेंचर को इशू करने के लिए आपको क्या, प्रोस्पेक्टस की जरूरत पड़ती है, जैसे शेयर को इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और डिबेंचर इशू करने के लिए कंपनी फिर आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करती है। जैसे अब एक चीज़ याद रखिएगा, डिबेंचर जब भी जैसे शेयर इशू करती है, वैसे कंपनी डिबेंचर भी इशू कर रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि डिबेंचर जैसे शेयर में था कि आप चाहे तो इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगाएं और या तो इकट्ठा एक साथ ही मंगा लें। वैसे यहाँ पे भी है, डिबेंचर में भी है कि अगर चाहे तो इंटायर अमाउंट एप्लीकेशन में मंगा सकता है, और या फिर जैसे नॉर्मली अदर इंस्टॉलमेंट्स में मंगा सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी है एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ठीक, तो इस तरह से इंस्टॉलमेंट में भी पैसे मंगाए जा सकते हैं। तो जब हम डिबेंचर की बात कर रहे हैं तो डिबेंचर कैसे कैसे इशू कर सकते हैं। डिबेंचर पहले तो कैश, यानी जिस फंड अरेंजमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए डिबेंचर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कंसिडरेशन इन कैश, मतलब अगर कोई मान लीजिए बिजनेस का टेक ओवर कर रहे हैं किसी और बिजनेस का, ठीक है ना, या एसेट खरीद रहे हैं, एसेट परचेज कर सकते हैं, एसेट। ठीक है, एसेट, एसेट परचेज की बात हो रही है और बिजनेस टेक ओवर की बात करिए, एक मिनट रुकना, एसेट परचेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एसेट परचेज या बिजनेस टेक ओवर की बात हो रही है, लिख दिया मैंने, एसेट परचेज, ठीक, या बिजनेस टेक ओवर। तो उस केस में आपको कैश नहीं देने का मन है तो आप उसकी जगह पे क्या दे रहे हैं, डिबेंचर दे रहे हैं। थर्ड थिंग है कि डिबेंचर को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी रख सकते हैं, यानी एज अ सिक्योरिटी रख सकते हैं बैंक या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसके लिए, फंड अरेंजमेंट के लिए। ठीक है ना,
जब इमरजेंसी में आपको फंड की अरेंजमेंट की जरूरत पड़ती है और आप इशू नहीं करना चाहते, क्योंकि इशू में पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तो आप उस डिबेंचर्स को, जो डिबेंचर आपके पास पड़े हुए हैं, उसको एज अ सिक्योरिटी रख के कहीं भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप लोन या अमाउंट का अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ डिबेंचर्स की बात हो रही है यहाँ पे, एज अ सिक्योरिटी नहीं। अब डिबेंचर जब इशू किए जाते हैं, तो डिबेंचर जैसे शेयर इशू किए जाते थे वैसे डिबेंचर भी इशू किए जा रहे हैं। किस पे? एट पार पे। पार का मतलब फेस वैल्यू, पार का मतलब मैं लिख दे रहा हूँ फेस वैल्यू। प्रीमियम का पता ही है, मतलब प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी है। और डिस्काउंट का मतलब जो लेस देन फेस वैल्यू, यानी आप जो फेस वैल्यू है, मान लीजिए जैसे डिबेंचर की एक फेस वैल्यू 100 रुपए है। अब जब आप पार पे इशू करते हो तो यानी 100 रुपए ही मांग रहे हो। जब आप प्रीमियम पे इशू करते हो तो इसका मतलब 100 प्लस एक्स्ट्रा मांग रहे हो। एक्स्ट्रा मान लीजिए कितना, मैं मान लो, मैं कहता हूं एग्जांपल ले लेता हूं, 5 रुपए मांग रहे हो, तो अभी कितना मांग रहे हो? 105। ठीक, कितना आप अरेंज मांग रहे हो? 105 रुपए। यहां बात समझ में आई कि जब हम बात कर रहे हैं किसकी, जब हम बात करें प्रीमियम की, तो आप मोर देन फेस वैल्यू। और थर्ड में यानी जो डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब लेस देन फेस वैल्यू, यानी मान लीजिए आप 5% के डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप कितने कर रहे हैं? 95 पे। बात समझ में आई कि नहीं है? यानी जब पार की बात करें तो फेस वैल्यू, यानी जितने की वैल्यू है डिवेंचर। प्रीमियम की बात करें तो मोर देन फेस वैल्यू, ठीक। लेकिन जब किसकी बात कर रहे हैं, डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, तो लेस देन फेस वैल्यू, यानी फेस वैल्यू से कम। अब याद रखिएगा, डिवेंचर ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। शेयर को आप कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। बात समझ में आई? मेरे ख्याल से यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सर एंट्रीज क्या होंगी। तो एंट्रीज जैसे आप लोग शेयर में करते थे वैसे ही एंट्रीज यहाँ पे भी होगी, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप पूरा का पूरा पैसा एक ही सिंगल इंस्टॉलमेंट मंगा रहे, ठीक है, यानी जैसे 100 रुपए है, ये पूरा का पूरा 100 रुपए आप फेस वैल्यू एक ही बार में मंगा ले रहे हो। तो अगर एक ही बार में फेस वैल्यू मंगा ले रहे हो, तो फिर आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? जैसे अब एप्लीकेशन जब एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन है, तो अब सिंपल सी बात है, एप्लीकेशन की एंट्री आपको शेयर में पढ़े होगे, आप वही सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अब यहाँ शेयर की जगह पे डिवेंचर वर्ड यूज हो गया, ठीक है। लेकिन डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ करोगे, क्यों? क्योंकि आप वन इंस्टॉलमेंट पैसा मंगा रहे हैं, यानी पूरा पूरा पैसा एक ही बार में मंगा ले रहे हो। पूरे 100 रुपए आप एक साथ मंगा ले रहे हो, तो आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ करना पड़ेगा। कंबाइन अकाउंट यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, यानी ओपन करना पड़ेगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट का। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? डिवेंचर अकाउंट। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? अब इसमें चाहो तो एग्जाम्पल ले लो, भैया 100 रुपए का डिवेंचर है, यहाँ भी 100 रखा, यहाँ भी 100 रखा। वापस से आपने इस अकाउंट को, टेम्परेरी अकाउंट को कैंसिल किया और सारा पैसा आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? डिवेंचर अकाउंट में। अब एक चीज याद रखिएगा, जब मैंने यहाँ एंट्रियां लिखी तो मैंने एंट्री के आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगाया, कूपन रेट। याद रखिए, जब भी आप डिवेंचर में डिवेंचर जब लिखते हैं तो वहां पे कूपन रेट डिवेंचर के हमेशा आगे लिखा होता है। तो एंट्री में भी उस कूपन रेट का यूज करिएगा, ठीक है। जैसे 10% लिखा, मान लीजिए यहाँ मैंने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे 10% की बात है, यानी 10% लिखा था, ठीक। तो यहाँ 10% पूरा आपको साइन बनाना पड़ेगा 10% का, ठीक। एंट्री में आपको 10% अगर लिख के दिया गया है, तो आप एंट्री में 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऐसे यूज करोगे। यहाँ पे भी यूज करोगे, यहाँ पे भी यूज करोगे, हर एंट्री में यूज करोगे जहाँ पे भी डिवेंचर वर्ड यूज होगा, यानी इसमें भी डिवेंचर के आगे यहाँ पे भी यूज करोगे। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई कूपन रेट नहीं था, तो मैंने ऐसे सिंपल एंट्री लिख दी बिना परसेंट की। बात समझ में आई आपको? सॉरी, मेरे ख्याल से यहाँ तक दिक्कत आपको कोई नहीं होगी। अब ध्यान रखिएगा, ये टेम्परेरी अकाउंट ओपन है, इसको आप कैंसिल करते हो, वापस डेबिट करके और पैसा कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? डिवेंचर अकाउंट में, ठीक। ये कब की है? इशू एट पार की बात हो रही है। और इशू एट पार में कब? जब आप पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट एक साथ मंगा ले रहे हो। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप बहुत सारे इंस्टॉलमेंट, मतलब कई इंस्टॉलमेंट मंगाना चाहते हो, तो भाई मैंने आपको बताया था कि पहली दो एंट्री तो वही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर उसके बाद फिर एप्लीकेशन का पैसा। अब यहाँ पे अलॉटमेंट वर्ड यूज नहीं किया, क्यों? क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट अलग अलग मंगा रहे हो। तो पहले एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को आपने ट्रांसफर किया डिवेंचर अकाउंट में, फिर एप्लीकेशन से, फिर उसके बाद एप्लीकेशन आने के बाद फिर आपने अलॉटमेंट मंगाया। अलॉटमेंट मंगाने के बाद अलॉटमेंट जैसे आप शेयर मंगाते थे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट पर। अब याद रखिएगा, शेयर में क्या होता था? पहले एप्लीकेशन आती थी, पहले पैसे आते थे, फिर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करते थे किसमें? डिवेंचर अकाउंट में, ठीक है। यानी जैसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, यहाँ डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद पहले, फिर उसके बाद एप्लीकेशन के बाद
फिर सेकंड स्टेज से पहले आप कॉल करोगे फिर रिसीव करोगे। तो फिर डिबेंचर अलॉटमेंट आपने कॉल किया, फिर अमाउंट आपने यहाँ रिसीव किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। उसके बाद फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल। अगर इस फाइनल कॉल भी दिया है तो फिर सेम एंट्री यहाँ पे फर्स्ट की जगह पे बस छोड़ लीजिए वर्ड फाइनल हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री जब फाइनल कॉल की एंट्री आप पास करोगे तो जो फर्स्ट कॉल यहाँ पे लिखा है ना एंट्री सेम रहेगी, डिबेंचर फर्स्ट कॉल की जगह पे यहाँ हो जाएगा फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक, यानी फर्स्ट कॉल के बाद जब फाइनल कॉल मंगाओगे तो एंट्री में सिर्फ वर्ड का फर्क होगा, यानी फर्स्ट की जगह पे फाइनल यूज हो जाएगा। यहाँ पे भी जहां जहां फर्स्ट वर्ड यूज है वहां फाइनल यूज हो जाएगा। बात समझ में आई? इसमें भी वही 100 रुपए करके आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्लियर? मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, वो पार वाला केस हो गया। अब अगर मान लीजिए आपने डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किया है, आपको पता है डिस्काउंट का मतलब कि जो प्राइस है यानी फेस वैल्यू है, यानी नॉमिनल वैल्यू जिसे बोलते हैं फेस वैल्यू को ही, उससे कम आपने मंगाया है, यानी कम मांगा है। जैसे एग्जांपल ले ले, मान लीजिए 100 रुपए के डिबेंचर थे, फेस वैल्यू यहां मैं लिख दे रहा हूं, एग्जांपल में ले रहा हूं, फेस वैल्यू 100 है। ठीक, लेकिन जो इशू प्राइस है, इसको आईपी का मतलब समझ लीजिए इशू प्राइस है 95। आप कहोगे 5 रुपए क्या, 5 रुपए डिस्काउंट है। ठीक, दोनों में कंपेयर कर लीजिए, 5 रुपए क्या है, डिस्काउंट है। ठीक, अब जरा यहाँ देखिए बैंक में कितने अमाउंट आया होगा। बैंक में जब पहली बार अप्लाई किया होगा आदमी ने तो 95 ही तो दिया होगा कि नहीं भाई। जब आप 100 रुपए का डिबेंचर आप 5% डिस्काउंट यानी 5 रुपए का डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो पैसे तो 95 ही आए होंगे। फिर आपने इस 95 को ट्रांसफर किया। अब जरा देखिएगा यहाँ पे यार ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपको एप्लीकेशन का अमाउंट 95 आया, सॉरी। अब देखिए यही पे चीज है ना कि अगर कंबाइन अकाउंट यूज होता, एक मिनट रुकिए, कंबाइन अकाउंट अगर बना होता तब तो ये एक ही साथ यहाँ पे काम कर लेते। मान लीजिए, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एग्जांपल अगर ले लिया तो एग्जांपल में थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ क्योंकि यहाँ पे कई इंस्टॉलमेंट मंगाया गया सामान। ठीक, अब जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए का डिबेंचर है, डिबेंचर 100 है। ठीक, अब डिबेंचर 100 रुपए का फेस वैल्यू यानी मान लीजिए 100 रुपए की है, लेकिन अब इशू करते वक्त एप्लीकेशन पे एग्जांपल ले ले, एप्लीकेशन में मान लीजिए आपने 50 रुपए मंगाए। ठीक, अलॉटमेंट की बात करते हैं, अलॉटमेंट पे आपने मान लीजिए कितने मंगाए, मंगा लीजिए आपने 30 रुपीज मंगाए, यहाँ पे 30 मंगाए। ठीक, अब अलॉटमेंट पे आपने 30 मंगाए, या मान लीजिए अलॉटमेंट पे आपने 45 मंगाए, छोड़ो 30 की बात ही नहीं करते, सीधे कितने मंगाए, 45 मंगाए। अब खुद सोचिए फेस वैल्यू आपका है कितना, फेस वैल्यू आपके हैं 100 रुपए और आपने एप्लीकेशन पे सिर्फ मंगाए कितने, एप्लीकेशन पे मंगाया आपने कितना, एप्लीकेशन पे मंगाया आपने सिर्फ 50 रुपए और अलॉटमेंट मंगाया कितना, अलॉटमेंट मंगाया आपने 45 रुपए। यानी हुए तो कितने, इन दोनों को अगर टोटल किया जाए तो कितना आएगा, इन दोनों का टोटल कितना आएगा 95, और आपकी फेस वैल्यू 100 है। इसका मतलब 5 रुपए आपने कम मंगाए। कहाँ कम मंगाए, अलॉटमेंट में कम मंगाए। ठीक है ना, नॉर्मली याद रखिए जैसे प्रीमियम अलॉटमेंट मंगाते थे वैसे ही डिस्काउंट भी, अगर कुछ ना दिया क्वेश्चन में तो अलॉटमेंट पे ही मानेंगे कि डिस्काउंट भी कहाँ पे हुआ है, अलॉटमेंट पे हुआ है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए यहाँ 45 मंगाया आपने सिर्फ, ठीक है, मंगाना चाहिए था 50, बचा 50 यहाँ मंगाना चाहिए था। अब 5 रुपए का डिस्काउंट है तो जब यहाँ पे आप एप्लीकेशन का अमाउंट मंगाएंगे तो यहाँ तो पूरे 50 रुपए आए। ठीक है ना, यहाँ तो कोई कमी नहीं है, यहाँ 50 लिख दिया हमने, फिर इस 50 को हमने ट्रांसफर भी कर दिया। ठीक, लेकिन जब आप अलॉटमेंट मंगा रहे होंगे, कॉल की बात कर रहा हूं मैं, यहां ध्यान दीजिएगा, जब आपने अलॉटमेंट कॉल किया होगा तो कॉल आपको करने थे 50 रुपए कि नहीं। जब आपने अलॉटमेंट कॉल किया तो कॉल आपने 45 किया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि आपने कितना कॉल किया, 45 कॉल किया। ठीक, कॉल 45 किया, क्यों, क्योंकि 45 मंगाने थे। लेकिन मुझे ये बताइए आपने डिस्काउंट कितने का दिया होगा, डिस्काउंट यहीं से पता चल रहा है 100 है, 95 मंगा रहे हो यानी 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो। ठीक, और टोटल कितना मंगाए, यानी याद रखिए डिवेंचर्स में जब जाएगा तो कौन सी वैल्यू जाएगी, फेस वैल्यू जाएगी। फेस वैल्यू कितनी है, 50 रुपए। बात समझ में, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, आप जब एप्लीकेशन पे आपने 50 रुपए मंगाया था या 50 से पूरा पैसा मंगा लिया, लेकिन जब आप अलॉटमेंट मंगा रहे थे तो अलॉटमेंट आपने 45 से मंगाया, तो मैंने यहाँ पे अलॉटमेंट 45 कॉल में लिख दिया। लेकिन क्या 45, अब दोनों को अगर जोड़ा जाए 50 45 तो आया 95। इसका मतलब 5 रुपए आप कम मंगा रहे हो, 5 रुपए क्या है,
डिस्काउंट दे रहे हो तो यहाँ डिस्काउंट एज अ लॉस हमने डेबिट कर लिया, नॉमिनल का रूल याद रखिए, डिस्काउंट लॉस है तो डेबिट कर दिया। उसके बाद अब डिबेंचर में तो फेस वैल्यू जाता है भाई, डिबेंचर से तो हम डिस्काउंट नहीं दिखा सकते, तो फेस वैल्यू कितना है 50। तो अब ये जो लॉस है डिबेंचर का यानी जो डिस्काउंट का, ये आपका कैपिटल लॉस होता है, ठीक है ना, ये लॉस आपने यहाँ दिखा दिया। उसके बाद अब यहाँ जब रिसीव करोगे पैसा तो रिसीव भी कितना करोगे, 45 ही तो करोगे, कोई ज़्यादा तो रिसीव करोगे नहीं। बात समझ में आई? अब सर इस लॉस को करेंगे क्या, याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। ये है वैसे टॉपिक, अभी ये टॉपिक है लास्ट में, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। याद रखिए कि जब भी डिस्काउंट यानी आप डिबेंचर इशू कर रहे हो, इशू करते वक्त आपको डिस्काउंट जैसा लॉस होता है, उस लॉस को उसी साल राइट ऑफ कर लीजिए। क्या कर लीजिए, राइट ऑफ कर लीजिए। इसकी बात हम लास्ट में करेंगे अभी, ठीक है, ये बात अभी हम करेंगे, अभी चलो इस पर हम बात अभी बाद में करेंगे। बस इतना याद रखिए कि ये वाली बात समझ आई कि जो डिस्काउंट पे आपने इशू किया, तो ये जो 5 रुपए का डिस्काउंट है वो आपने ऐसे यहाँ पे शो किया, कहाँ पे, अलॉटमेंट। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप डिस्काउंट कहाँ शो करोगे, अलॉटमेंट। प्रीमियम भी अलॉटमेंट में और डिस्काउंट भी अलॉटमेंट पे, ठीक। सॉरी, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए, इशूड एट प्रीमियम, यानी डिवेंचर इशू कर रहे हो किस पे, प्रीमियम पे इशू कर रहे हो। प्रीमियम का मतलब क्या है, जब आपको प्राइस मोर देन नॉमिनल वैल्यू मिले, ठीक है, नहीं जो प्राइस आपने लगाई या इशू किया है वो मोर देन नॉमिनल वैल्यू पे किया है, यानी फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट आप मांग रहे हो, तो वो आपका प्रीमियम होता है। अब मैंने यहाँ पे भी यही चीज कहा कि अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो प्रीमियम का मतलब क्या है कि आप मोर देन, यानी अब यहाँ पे भी एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए कि फेस वैल्यू कितना है 100 और इशू प्राइस, इशू प्राइस की बात करते हैं तो इशू प्राइस में आप इशू प्राइस यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, इशू आईपी, इशू प्राइस है आपका 105। अब एप्लीकेशन पे मान लीजिए कितना मंगा रहे हो, एप्लीकेशन पे मंगा रहे हो 50 और अलॉटमेंट पे आप मंगा रहे हो 55। बात समझ में आई? अब दोनों का टोटल करो कितना हो जाएगा, 105 के बराबर ही तो आएगा, 50 और 55, यानी 5 रुपए क्या है, प्रीमियम है। अब एप्लीकेशन पे प्रीमियम मंगा सकते हो, ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन में प्रीमियम नहीं आता, लेकिन नॉर्मली केसेस में आपको जो प्रीमियम मंगाया जाता है वो अलॉटमेंट पे, अगर कुछ नहीं दिया तो अलॉटमेंट पे ही होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन में मंगाएंगे तो एप्लीकेशन में कितना आएगा, 50 रुपए आएगा भाई, एप्लीकेशन में आपने 50 मांगा है ना, 50 आ गया। फिर इस एप्लीकेशन को आपने ट्रांसफर कर दिया डिबेंचर अकाउंट में 50-50, ठीक, सेम एंट्री यहाँ पास कर ली, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। अब आते हैं, बात करते हैं अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे आपने मंगाया कितना है 55, तो मैंने यहां दिखा दिया कितना, 55 रुपए मंगाया, ठीक। अब उसमें से डिबेंचर पे कितना जाएगा, यानी फेस वैल्यू के नाम से देखा जाए तो फेस वैल्यू के नाम से आप कितना जाएगा, 50 ही तो जाएगा। 50 क्यों जाएगा सर, 50 इसलिए जाएगा क्योंकि 5 रुपए क्या जुड़ा हुआ है इसमें, तो ये 5 रुपए है वो प्रीमियम के नाम से जुड़ा हुआ है, तो एक्स्ट्रा 5 रुपए है यहाँ पे वो किस नाम से, प्रीमियम के नाम से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे एसपीआर में कितना आ जाएगा, 5 रुपए आ जाएगा, यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम से। अब उसके बाद जब आप रिसीव करोगे पैसा तो कितना रिसीव करोगे, 55 और 55। अब आपको पता है ना कि अलॉटमेंट पहले कॉल करते फिर रिसीव करते हैं, तो कॉल करते वक्त आपने कॉल किया 55, उसमें से 50 डिबेंचर की फेस वैल्यू और 5 रुपए आपके प्रीमियम का अमाउंट है, और रिसीव करते वक्त पूरा आपने पूरा अमाउंट रिसीव किया कितना, क्या आप यानी डिबेंचर प्लस प्रीमियम दोनों 55 रुपए। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी चीज बता दी है, इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली, ठीक। फिर चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं इसके बाद, ठीक। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिक्कत करता है वो है इशू ऑफ डिबेंचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बताने जा रहा हूँ, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये वर्ड कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है मैं बता दे रहा हूं, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। क्या मतलब होता है, समथिंग इन रिटर्न। एक कहावत सुनी होगी आपने ना कि दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं होती, वो कहावत यानी वो एक वर्ड इसी पे यानी इस वर्ड पे वो चीज बेस है, ठीक है ना, कंसिडरेशन यानी समथिंग, यानी रिटर्न में कुछ ना कुछ आप दे रहे हो, लेकिन किसके अलावा, कैश के अलावा, कैश को छोड़ के आप वापस तो कुछ कर रहे हो, यानी सिंपल सी बात, डिबेंचर आप इशू कर रहे हो किसके, कैश के अगेंस्ट में। कंसिडरेशन यानी आपने कोई सामान खरीदा,
सामान के अगेंस्ट में आप कैश ना देके क्या दे रहे हो, इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू कर रहे हो। इसी को बोलते हैं कि रिटर्न में आपने क्या इशू किया, डिबेंचर इशू किया कैश के अगेंस्ट में। आप कहोगे सर कौन सा सामान खरीद लिया आपने, तो सामान मतलब क्या खरीदा, पहला आपने या तो मान लीजिए कंपनी जब एसेट खरीदती है, लैंड बिल्डिंग मशीनरी कुछ भी खरीद रही, ठीक, तो जब एसेट खरीदती है और वेंडर यानी जिससे आपने एसेट खरीदा उसको आप क्या करते हो, उसको कैश की जगह पे आपने डिवेंचर दे दिया। इसी को बोलते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश। केस में ना, यानी पहला केस ये बता रहा है। अब एग्जांपल अगर मैंने एसेट के नाम, यानी यहाँ पे एसेट मैंने लिख दिया, लेकिन एसेट का जो भी एसेट खरीदी उसका नाम यूज करना है, जैसे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट आपने खरीदी। वेंडर, यहाँ वेंडर यूज नहीं यूज करना है, वेंडर मैंने इसलिए यूज किया कि कोई नाम नहीं दिया था। अब मान लीजिए आपने एस लिमिटेड से खरीदा तो एस लिमिटेड का नाम यूज कर लीजिए, ठीक, जिसका भी नाम दिया हो, ठीक। तो यहाँ पे जब पहले, सबसे पहले तो आप एसेट परचेजिंग की एंट्री पास करोगे। एसेट आपने क्या खरीदा, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक, एसेट आया और वेंडर आपका क्या बन गया, गिवर बन गया। ये आपको जनरल का रूल यहाँ पे लगा देना है। अब सबसे बड़ी चीज, ये सबसे आसान केस होता है जब आप एसेट खरीदते हो तो ये एंट्री पास कर दी। अभी मैंने डिवेंचर नहीं दिया है, अभी मैंने सिर्फ खरीदने की एंट्री बताई। ये पहली चीज है, एसेट खरीद रहे हो। अगर, अब दूसरी चीज, एसेट की जगह मान लीजिए सेकंड केस आता है कि जब आप किसी का बिजनेस खरीदते हो, तो चलता हुआ बिजनेस किसी का खरीद लेते हो, परचेज कर लेते हो, ठीक। दो केसेस बताए मैंने, एक एसेट खरीदना, दूसरा किसी का बिजनेस खरीद लेना। तो जब आप दूसरे का बिजनेस खरीदते हो तो याद रखिए, एसेट खरीदते वक्त सिर्फ एसेट आती है, लेकिन बिजनेस खरीदते वक्त एसेट और लायबिलिटी दोनों आते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप किसी के बिजनेस को खरीदते हो, यानी आप सॉरी, आप किसी से एसेट खरीदते हो तो सिर्फ एसेट आती है बिजनेस में, यानी बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग आई, मशीनरी खरीदा तो मशीनरी आई, बस, ठीक। लेकिन आप किसी का बिजनेस खरीदते हो तो बिजनेस खरीदते हुए, परचेज करते वक्त आपका बिजनेस में जो एसेट होती है वो भी आती है, और उस बिजनेस की जो लायबिलिटी है वो भी आप परचेज कर रहे होते हो, दोनों चीजें परचेज कर रहे होते हो, ठीक। अब सर ये तो समझ में आ गया कि आपने कहा एसेट खरीदते हैं और लायबिलिटी, मतलब बिजनेस खरीदते हैं तो एसेट लायबिलिटी दोनों आती है। तो हाँ ठीक भैया, एसेट भी उतार लिया जितनी एसेट आई डेबिट, और लायबिलिटीज भी उतार लिया, लेकिन बीच में एक जगह छोड़ दी। जगह क्यों छोड़ी, रीजन अभी बताते हैं। अगर मान लीजिए, यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया, बताऊंगा पहले मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर दूं। अगर मान लीजिए मैंने जो बिजनेस की एसेट खरीदी उसकी वैल्यू हमारी लायबिलिटी से कम है, मैं फिर यहाँ बोल दे रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर एसेट की वैल्यू लायबिलिटी से कम है तो इसका मतलब आपने बिजनेस को नुकसान में खरीदा है, ठीक। और अगर नुकसान, इस नुकसान को किस नाम से दिखाते हैं, इस नुकसान को हम गुडविल के नाम से दिखाते हैं। मतलब एग्जांपल अगर ले लिया जाए कि सपोज हमने एक बिजनेस को खरीदा और उसकी एसेट की वैल्यू 1 लाख रुपए थी, यानी आपने पूरी एसेट 1 लाख में खरीदी, और लायबिलिटी की जो वैल्यू थी, आप कहोगे सर लायबिलिटी में सिर्फ ये लायबिलिटी नहीं, लायबिलिटी दो तरह की होंगी, एक जो बिजनेस की लायबिलिटी जो आप खरीद रहे हो जिसमें क्रेडिटर हो गया, लोन हो गया, ये, दूसरी उस वेंडर जिसका बिजनेस आप खरीद रहे हो उसको नहीं पे करो कुछ, उसको भी तो देना पड़ेगा, फ्री में तो बिजनेस नहीं खरीद ले रहे हो, ठीक। तो मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए जो लायबिलिटी आपने बिजनेस से खरीदी वो 20,000 रुपए की थी, और जो आपने वादा किया जिससे आपने बिजनेस खरीदा उसको आपने 90,000 देने का वादा किया। कितना वादा किया, 90,000 रुपए देने का वादा किया, ठीक। अब खुद दिमाग लगाइए, 1 लाख रुपए की आप एसेट लेके आए, 20 की लायबिलिटी आपकी जो बिजनेस की है, और 90,000 रुपए आपको एक लायबिलिटी है, जिस काहे की लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी जिससे आपने बिजनेस खरीदा उसको देना है। तो टोटल लायबिलिटी कितनी की हुई, अगर मैं टोटल लायबिलिटी की बात करता हूं तो 1,10,000 की लायबिलिटी है। कितनी की, 1,10,000 की लायबिलिटी है। अब 1,10,000 की लायबिलिटी आपके ऊपर है और एसेट सिर्फ आई कितने की, 1 लाख रुपए की, तो नुकसान हुआ बिजनेस में कि नहीं, हाँ नुकसान हुआ सर। कितने का नुकसान हुआ सर, 10,000 रुपए का नुकसान हुआ। तो ये 10,000 रुपए हम क्या मानेंगे, ये 10,000 रुपए हम मानेंगे कि उस बिजनेस की गुडविल था, उस बिजनेस की गुडविल थी जिसका हमको एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना पड़ गया, यानी जो 10,000 का नुकसान है वो गुडविल की वजह से हुआ।
ये मान लेंगे हम कि उस बिजनेस की गुडविल थी 10,000 रुपए की, जिसका हमको पेमेंट एक्स्ट्रा करना पड़ा, गुडविल का पेमेंट हमको करना पड़ा। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन यही केस अगर मैं उल्टा ले लूं, यही केस मैं अगर उल्टा ले लूं कि मान लीजिए जो मैंने बिजनेस को एसेट बेची, सॉरी मतलब जो बिजनेस हमने खरीदा उस बिजनेस में अब मैं यहां रब कर रहा हूं, उस बिजनेस में अगर ये मान लिया जाए कि जो एसेट हमने परचेज की वो थी 1,20,000 की, ठीक, जो एसेट हमने परचेज की वो 1,20,000 की खरीदी, ठीक। और लाइबिलिटी का केस वही ले लेते हैं 20 और 90, ठीक, कि 20,000 रुपए आपने पे करना है बैंक लोन और अदर लाइबिलिटीज, और 90,000 रुपए आपने उसको बिजनेसमैन यानी जिसकी बिजनेस जितना बिजनेस आपने खरीदा उसको पे करने की बात की। तो टोटल पेमेंट 1,10 कर रहे हो और एसेट आई 1,20 की, तो कि फायदा हुआ कि नुकसान हुआ ये बताओ? यानी जब एसेट आपके ज्यादा अमाउंट के आ जाए किससे, लाइबिलिटी से, तो उस केस में जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट होता है, यानी जो डिफरेंस आ रहा है कितने का आ रहा है, 10,000 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस मानेंगे कैपिटल प्रॉफिट। और वो कैपिटल प्रॉफिट किस नाम से, कैपिटल रिजर्व के अकाउंट में दिखता है। बात समझ में आई? यानी जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको हुआ वो आपका किस नाम से, कैपिटल प्रॉफिट होता है, और वो किस कहां पे दिखता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में दिखता है। अब मेरे ख्याल से पूरा केस आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिया कि सर परचेज कंसीडरेशन कैसे निकालते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको सीधे दे देता है, इसको बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन, यानी वो अमाउंट जो आप वेंडर को यानी जिसका बिजनेस आप खरीद रहे हो उसको पे करते हो, उसको हम नाम देते हैं परचेज कंसीडरेशन, यानी पीसी, शॉर्टकट में पीसी बोलते हैं, और पूरा नाम होता है परचेज कंसीडरेशन, यानी परचेज के बदले जो अमाउंट आप पे करने वाले हो उसको उसको बोलते हैं, उस अमाउंट को यहाँ बोलते हैं, यहाँ दिखाते हैं वेंडर अकाउंट में। अब याद रखिएगा परचेज कंसिडरेशन अगर क्वेश्चन में ना दिया हो और आपको एसेट और लाइबिलिटीज दी हो, सिर्फ एसेट और लाइबिलिटीज दी हो, ये अमाउंट ना दिया हो, तो इन दोनों को माइनस करके भी ये परचेज कंसिडरेशन आ सकता है, ठीक। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया, मान लीजिए कोई बिजनेस में 1,00,000 की एसेट है और लाइबिलिटीज 45,000 की, एक बिजनेस खरीदा हमने। अब उसकी अगर निकाला जाए नेटवर्थ यानी परचेज कंसिडरेशन, तो 1,00,000 माइनस 45,000 यानी कितना हुआ, 55,000। अब फिर वही केस है कि अगर ये परचेज कंसिडरेशन से हम क्या करते हैं, परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है और हमारी जो हमारे पास एसेट आई है, नेटवर्थ जिसे बोलते हैं, नेट एसेट बोलते हैं, इसी नेटवर्थ को बोलते हैं नेट एसेट, नेट एसेट कम आई है, तो फिर इसका मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने पे किया वो गुडविल के नाम से। अगर यही परचेज कंसिडरेशन आप क्या किए, परचेज कंसिडरेशन आपका कम पड़ता है किससे, नेट एसेट से, तो हम ये मानते हैं हमको बिजनेस खरीदते हो प्रॉफिट हुआ। वो प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है, कैपिटल रिजर्व, यानी कैपिटल प्रॉफिट होता है, उसको कहाँ दिखाते हैं, कैपिटल रिजर्व में दिखाते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो हो गई ऐसा, यानी ये दोनों केस समझ में आ गए, मेरे ख्याल से अब केस में दिक्कत नहीं होगी। मेरे इस वीडियो को वापस से वो कर लीजिएगा रिवाइंड, आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी क्लियर। अच्छा, ये दोनों केस तो हो गए एंट्री पास करने के, यानी एक हो गया एसेट खरीदने का, एक हो गया दूसरे का बिजनेस परचेस करने का। लेकिन अब इसके बदले हमको क्या देना होता है, डिवेंचर देना होता है। और जब डिवेंचर दे रहे होते तब असली खेल शुरू होता है, ठीक है ना। जब डिवेंचर देने की बात आती है, अगर वो डिवेंचर पार पे दे रहे हैं, ठीक, डिवेंचर किस पे दे रहे हैं, पार मतलब फेस वैल्यू पे दे रहे हैं, किस पे दे रहे हैं, फेस वैल्यू, पार का मतलब फेस वैल्यू। तो सिंपल सी एंट्री बात है कि इसी वेंडर को आज कैंसिल करेंगे, यानी जो भी जिस पर्सन को हमें पे करना है उसको आज कैंसिल करेंगे डेबिट करके, और उसको डिवेंचर दे देंगे, सर्टेन अमाउंट ऑफ डिवेंचर, ठीक। जो भी परसेंट लगा मतलब यहाँ ये परसेंट का मतलब ही इसके आगे इंटरेस्ट रेट लिखा होगा, 2-10% डिवेंचर अकाउंट, ठीक। यानी जो भी नंबर ऑफ डिवेंचर होगा, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, चाहे किसी भी केस में आप डिवेंचर दे रहे हो, मतलब इस केस की बात कर रहे हैं, इसमें चाहे पार पे दे रहे हो, प्रीमियम पे दे रहे हो, डिस्काउंट पे दे रहे हो, याद रखिएगा जब भी आप डिबेंचर देने चलेंगे उससे पहले आप डिबेंचर निकालोगे, क्योंकि आपको तो दिया होता है अमाउंट, आपको ये तो बताया नहीं गया था कितना अमाउंट, कितना नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको दिया जा रहा है, यानी आप कितना नंबर ऑफ डिबेंचर्स आप दे रहे हैं सामने वाले को, तो उसको निकालना पहले पड़ेगा, बिना निकाले आप काम नहीं कर पाओगे, गलत हो जाएगा आपका। यानी नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको यहाँ निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना, कैसे निकालेंगे सर, फॉर्मूला, टोटल अमाउंट यानी जितना परचेज कंसिडरेशन आप पे कर रहे हो, किसको, वेंडर को, किस फॉर्म में, डिबेंचर के फॉर्म में पे करने जा रहे हो,
वो टोटल अमाउंट अपॉन इशू प्राइस। इशू प्राइस का मतलब यहाँ पे तो पार है तो इशू प्राइस आपका फेस वैल्यू के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे पार की जगह कुछ और होता तो जो इशू प्राइस है वो कभी भी आपका फेस वैल्यू के बराबर नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पे यानी ये पार केस है तो इशू प्राइस और फेस वैल्यू बराबर है। तो ये फॉर्मूला लगा के आपको क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू फेस वैल्यू मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डिबेंचर अकाउंट में पैसा डालेंगे। ये केस अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये केस मेरे ख्याल से अभी तो इतने के लिए केस समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए यही डिबेंचर्स आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो वहां पे भी ये एंट्री पास करने से पहले आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स? नंबर ऑफ डिबेंचर्स फिर वही टोटल अमाउंट जितना आप पे करने जा रहे हो डिबेंचर फॉर्म में अपॉन इशू प्राइस। अब यहाँ पे इशू प्राइस जो होगा वो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, यानी फेस वैल्यू मान लीजिए एग्जांपल ले ले 100 है और प्रीमियम आपका कितना है 10 है, तो यानी जब आप डिवाइड करोगे इशू प्राइस को, यानी जब टोटल अमाउंट से इशू प्राइस को डिवाइड करोगे तो कितने से डिवाइड करोगे 110 से करोगे। बात समझ में आई? फिर एंट्री क्या पास करोगे? एंट्री पास करोगे वेंडर अकाउंट डेबिट, यानी वेंडर को कैंसिल करोगे डेबिट करके, टू डिबेंचर यानी कितना नंबर ऑफ डिबेंचर जितना आप यहां निकाले हो इनटू फेस वैल्यू यानी इनटू 100, और जितना अमाउंट आपका प्रीमियम का था 10 रुपए तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू प्रीमियम अमाउंट यहां पे करोगे। जैसे अब सिंपल सी बात है, एग्जांपल ले लिया जाए कि वेंडर को देने थे 100 रुपए, ठीक, या वेंडर को मान लीजिए वेंडर को आपको देने थे 100 रुपए, ठीक, उसमें से 90 रुपए के डिबेंचर आपने फेस वैल्यू के दिए और 10 रुपए आपने एज अ प्रीमियम के नाम से अपने पास रख लिया। ये मैं एज एग्जांपल आपको बता रहा हूं, इसकी कैलकुलेशन जब क्वेश्चन लगाएंगे तो और अच्छे से कर लेंगे। थर्ड, अगर मान लीजिए डिबेंचर आपने डिस्काउंट पे इशू किया। अब मुझे एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, इस केस में जब डिस्काउंट की बात करते हैं तो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी अगर आप मान लीजिए आप मार्केट में जाते हो कोई सामान खरीदने, ठीक, अब एक क्वांटिटी का दाम आपका मान लीजिए QTY बात कर रहे हैं, एक क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो एक क्वांटिटी की जो प्राइस है आपकी वो मान लीजिए 500 रुपए है, ठीक, और घर से आप लेके निकले कितना, जो बजट है आपका 1000 रुपए, तो कितनी क्वांटिटी खरीद के लेके जाओगे? 2 क्वांटिटी घर लेके जाओगे कि नहीं ले जाओगे ना? QTY यानी 2 क्वांटिटी आप घर लेके जाओगे। लेकिन मान लो अभी ये प्राइस बढ़ के हो जाए, एक क्वांटिटी का दाम 1000 हो जाए, ठीक है, 600 हो जाए, 700 हो जाए, तो आप घर से तो लाए 1000, तो क्या आप 2 क्वांटिटी ले जा पाओगे? नहीं ले जा पाओगे, ठीक। लेकिन वही अगर ये 500 की जगह पे क्वांटिटी का प्राइस हो जाए 250 रुपए, 250, तो अब इसी 1000 में कितनी क्वांटिटी लेके जाओगे? 4 लेके जाओगे या नहीं लेके जाओगे? कैसे निकाला? 1000 डिवाइड बाय 250। तो इससे क्या पता चला? इससे यह पता चला कि जब आप किसी चीज का प्राइस बढ़ा देते हो तो क्वांटिटी यानी बजट आपके पास अगर लिमिटेड है तो फिर क्वांटिटी आपको कम मिलेगी, और अगर प्राइस कम कर देते हैं तो क्वांटिटी आपको ज्यादा मिलेगी। तो सेम यहाँ पे यही चीज है कि अगर आप प्रीमियम चार्ज कर रहे हो तो आपको कम डिबेंचर देना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि आपने प्राइस बढ़ा दिए। लेकिन वहीं अगर आप डिबेंचर की वैल्यू क्या करते हो, प्राइस कम करते हो, डिस्काउंट देते हो, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा देने पड़ेंगे, यानी कि प्राइस डिबेंचर कम हो गए तो डिबेंचर्स ज्यादा देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो वेंडर से यानी जितना अमाउंट वेंडर को देना है उससे डेबिट किया, फिर डिस्काउंट को डेबिट किया। आप कहोगे सर डिस्काउंट को डेबिट क्यों किया? सिंपल सी बात है भाई, जब आपने प्राइस कम कर दिया है तो प्राइस कम किया होगा तो लॉस हो रहा होगा, और लॉस आपको यहाँ पे डेबिट करके कैंसिल आउट करना पड़ेगा। यानी सिंपल सी यहाँ पे एग्जांपल है, मान लीजिए आपको आपने वेंडर, अब देखिए यहाँ पे आपने यहाँ पे वेंडर को देना था कितने भी रुपए, ठीक, मान लीजिए वेंडर को आपको यहाँ पे देना था 100 रुपए, ठीक, 100 रुपए देने थे, लेकिन आपने 100 रुपए देने थे लेकिन आपने प्राइस कर दिया डिबेंचर कम, ठीक, तो डिबेंचर का प्राइस कम करने की वजह से आपको यहां पे डिबेंचर देने पड़ गए कितने? 110 रुपए के डिबेंचर देने पड़ गए, ठीक।
यानी अमाउंट यानी वेंडर को देने 100 रुपए थे, लेकिन डिवेंचर की वैल्यू आपने दे दी कितने की, 110 रुपए की। ठीक, 110 रुपए की। या एग्जाम्पल मान लो 110 भी नहीं कहते, यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बार दोबारा करता हूँ कि मान लीजिए आपको 100 रुपए देने थे वेंडर को। ठीक, 100 रुपए देने थे। अब वेंडर को जब 100 रुपए आपको देने थे, तो यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे दिमाग लगाइएगा कि 100 रुपए अगर वेंडर को देने थे और 100 रुपए की जगह पे, अब देखिए 100 रुपए देने थे और मान लीजिए डिबेंचर की वैल्यू आपकी 50 रुपए की थी या 50 रुपए की नहीं थी, मान लीजिए डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए थी। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए की थी। ठीक, लेकिन आपने जब उसको इशू किया, इशू प्राइस जो लगाया वो लगाया 50, यानी 50 रुपए का आपने क्या किया, डिस्काउंट लगा दिया। ठीक, 50 रुपए का आपने डिस्काउंट लगा दिया। ठीक, अब मुझे बताओ 100 रुपए देने हैं और एक इशू प्राइस आपने लगाया सिर्फ 50 का, तो आपको डिबेंचर ज्यादा देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे, मुझे बताइए। अभी फेस वैल्यू लगाए होते तब तो एक डिबेंचर दे देते, काम हो जाता। ठीक, लेकिन आपने इशू प्राइस लगाया कितना, 50 रुपए, तो आपको आप दो डिबेंचर देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे, 50 रुपए में 2 डिबेंचर देने पड़ेंगे। फेस वैल्यू उनकी 100 है, लेकिन रुपए आपने लगाए उस वक्त इशू पे 50, तो आपको 2 डिबेंचर देने पड़ जा रहे हैं। तो अब मुझे बताइए लॉस आपको कितने का होगा। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको देने पड़ रहे हैं, कितने डिबेंचर देने पड़ जा रहे हैं, आपको डिबेंचर देने पड़ जा रहे हैं 2, और जिनकी फेस वैल्यू है कितनी, 100। इशू प्राइस से मतलब नहीं, जब आप यहाँ डिबेंचर में पैसा डालते हैं तो फेस वैल्यू के हिसाब से डालते हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू फेस वैल्यू। 2 डिबेंचर आपको देने पड़ जा रहे हैं 100 रुपए के, यानी आपका जो वैल्यू ऑफ डिबेंचर आपने इशू किया वो 200 रुपए का किया, जिसमें से वेंडर को सिर्फ देने थे 100 रुपए और जो एक्स्ट्रा 100 रुपए आपको देने पड़ गए वो डिस्काउंट की वजह से देने पड़ गए, तो वो लॉस आपको हुआ। तो वो डिस्काउंट यहाँ पे क्या किया गया, डेबिट किया गया। बात समझ में आई, डिस्काउंट आपका डेबिट हुआ, क्यों, क्योंकि आपको जो अमाउंट पे करना पड़ गया वो अमाउंट आपने ज्यादा पे कर दिया कंपेयर टू आपके नंबर ऑफ डिबेंचर जो आपने इशू किया है। ठीक, यानी अब डिस्काउंट, यानी इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जब आप इशू प्राइस यानी प्राइस की वैल्यू यानी जो डिबेंचर की फेस वैल्यू उसको से कम आपने अमाउंट पे इशू किया डिबेंचर, तो क्वांटिटी आपको ज्यादा देनी पड़ गई। खुद सोचो ना कि अगर फेस वैल्यू पे इशू किए होते तो एक डिबेंचर देते काम हो जाता मेरा, 100 रुपए तो देते थे वेंडर को। लेकिन अब दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत ये हो गई कि उस डिबेंचर की फेस वैल्यू की जगह पे हमने उसको इशू किया 50 रुपए, यानी इशू प्राइस पे यानी 50 रुपए का डिस्काउंट पे किया, तो 50 रुपए के डिस्काउंट की वजह से हमको 2 डिबेंचर उसको देने पड़ गए। तो 2 डिबेंचर देने पड़े, लेकिन रियल में देते वो भले ही वो 50 में दिया, लेकिन फेस वैल्यू तो मार्केट में 100 चल रही ना, तो भैया एक्चुअली में आपने 2 डिबेंचर 100 रुपए के दे दिए ना, फेस वैल्यू के हिसाब से मार्केट की 200 रुपए की, और उसको देकर देने थे सिर्फ 100 रुपए, यानी 100 रुपए का आपको लॉस हुआ। ठीक, किस लिए लॉस हुआ, क्योंकि डिस्काउंट पे आपने इशू किया। बात समझ में, इसको एक क्वेश्चन से देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, ध्यान देते आगे देखिए जाए। जैसे अच्छा पहले केस की बात करते हैं। पहले केस में देखिए एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सचिन लिमिटेड ने मशीनरी परचेज की, क्वेश्चन लिया मैंने कितने की, 1,98,000 की सप्लायर से। ठीक, पेमेंट मेड करना था आपको 12% डिबेंचर के हिसाब से, जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए। ठीक, आपको जनरल पास करना। 3 अलग अलग केसेस की बात की मैंने, जब डिबेंचर पार पे इशू होता है, जब किस पे इशू होता है, डिस्काउंट पे इशू होता है, लास्ट में प्रीमियम क्या। तीनों केस को हम सॉल्व करेंगे, ढंग से देखिएगा। पहला केस की बात करते हैं, फर्स्ट केस में जब आप एंट्री पास करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो मशीनरी एसेट खरीदिए, वेंडर एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर कौन है भैया, सप्लायर लिमिटेड। कितने की, 1,98,000 की मशीनरी आपने यहाँ पे खरीदी। मैं एक एक केस को समझाऊंगा। ठीक, अब इस मशीनरी को खरीदने के बाद आपने उनको डिबेंचर इश्यू कर दिया किस पे, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये एंट्री जो है वो कॉमन है तीनों केसेस के लिए, चाहे वो पार पे हो, चाहे प्रीमियम पे हो, चाहे डिस्काउंट पे, ये एंट्री तीनों केस के लिए कॉमन है। तो अब पहले बात करते हैं जरा केस 1 की। जब हम केस 1 की बात करते हैं तो केस 1 में सबसे पहले इस सप्लायर लिमिटेड को कैंसिल करेंगे,
यानी इशूड एट पार की बात कर रहा हूं मैं। तो सप्लायर लिमिटेड डेबिट 1,98,000 टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, सॉरी एप्लीकेशन नहीं, टू डिवेंचर अकाउंट, तो 12% डिवेंचर अकाउंट कितना 1,98,000। अब अगर ये पता करना हो सर कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स हमने इशू किए, तो निकाल लो भैया फॉर्मूला, याद है नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकालते थे, 1 लाख यानी परचेज कंसिडरेशन कह सकते हो, या जितने अमाउंट आपको देना है किसको, सप्लायर लिमिटेड को, अमाउंट किस में, डिवेंचर फॉर्म में, अपॉन इशू प्राइस। इशू प्राइस हमने कितना लगाया 100 रुपए, तो कितना आया नंबर ऑफ डिवेंचर्स 1980। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने दिए हमने 1980। क्लियर हुआ केस, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर आते जरा केस नंबर 2 पे, पार बहुत आसान होता है। केस नंबर 2 में अब देना है जरा डिवेंचर एट 10% डिस्काउंट। सबसे पहले तो भैया मैंने कहा एंट्री पास करने से पहले ये निकाल लो कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने देने हैं। तो जरा यही नंबर ऑफ डिवेंचर्स की बात कर रहा है, मैं यहाँ पे वो लगा रहा हूँ एरो, नंबर ऑफ डिवेंचर्स। अब जरा बताओ कितना अमाउंट देना है, देना उतना ही है 1,98,000। हाँ सर उतना ही देना है, लेकिन इशू प्राइस कितना होगा, इशू प्राइस यहाँ 10% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 100 रुपए के डिवेंचर हैं, 10% डिस्काउंट के बाद कितने बचे 90 बचे ना। अब ये कहो निकाल के बताऊं क्या, 100 का 10% कितना होगा 10 रुपीज, और यहाँ पे हो जाएगा 90, 90 कैसे आया 100 माइनस 10, ठीक, डिस्काउंट पे आपकी वैल्यू कम हो जाती है ना। अब जब 90 से डिवाइड करेंगे तो काटिए कितना आ जाएगा 9 से, ये हो जाएगा तुम्हारा 9 2 18, ठीक 1 आया, 9 2 18 00, यानी आपने डिवेंचर कितने इशू किए 2200 डिवेंचर, 2200 डिवेंचर्स आपने इशू किए हैं। किसके लिए, एड जब आपने डिस्काउंट पे इशू किया। अब इसकी सर एंट्री क्या होती है, तो जरा एंट्री पे ध्यान दो। फिर से वही सप्लायर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, सप्लायर्स लिमिटेड डेबिट कितने अमाउंट से 198, सेम अमाउंट से टू। अब यहां सप्लायर टू नहीं करेंगे, सबसे पहले डिस्काउंट आपने लॉस पे इशू किया ना, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट। अब कहोगे सर डिस्काउंट कितने का हुआ, और यहां पहले मैं सिंपल एंट्री पास कर लेता हूं, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, एंट्री पास कर ली, मुझे पता सप्लायर को 198 देने। अब बात करते सर कितने से लॉस हुआ, कैसे दिखाएंगे, कैसे अमाउंट को यहां शो करेंगे। ध्यान देना जो बता रहा हूं वैसे ही करना। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने इशू किए हमने 2200, ये आपने निकाल लिए थे फॉर्मूले से। 2200 इंटू कितने रुपए का डिस्काउंट दिया सर 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, 10% ना 100 का, ठीक। और इधर कितने रुपए का डिवेंचर इशू किए 2200 डिवेंचर इशू किए हैं, जिनकी फेस वैल्यू, क्योंकि मैंने कहा ना डिवेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, फेस वैल्यू कितनी सर 100 रुपए, मल्टीप्लाई करो जरा फटाक से, यानी लॉस कितने का हुआ 22,000 का लॉस आपने। और आपने डिवेंचर कितने अमाउंट के इशू कर दिए 2,20,000 के। बात समझ में आई कि नहीं, यानी आपको ये याद रखना है कि डिवेंचर में तो जाता है फेस वैल्यू ही, फेस वैल्यू 100 रुपए के हैं, और आपने 2200 डिवेंचर जो 100 रुपए वाले हैं उसको आपने 198 में दे दिया, ठीक, 22,000 डिस्काउंट के बाद। क्लियर आई ये चीज, मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गई होगी। आइए जरा केस नंबर 3 पे, इशूड एट प्रीमियम। यहां पे भी आप ध्यान दीजिएगा, जब हम प्रीमियम की बात करते तो यहां पे भी नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे 198 आपको देना है, और एक डिवेंचर का दाम आपने कितना लगाया 10% प्रीमियम पे इशू करना है ना, तो जैसे 100 माइनस, जब डिस्काउंट था तो 100 माइनस 10 किया था, अब आप प्रीमियम यानी एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो तो 100 प्लस 10 यानी कितने पे किया होगा 110 पे। काटिए जरा फटाक से, ठीक। अब 110 से जब काटेंगे तो यहाँ पे अमाउंट काटिए जरा, 11 एकम 11 यानी 11 बन जाए 11,
और यहाँ पे आया बचा कितना, 1 बचा, कितना बचा, सॉरी 8 बचा, तो 11 8 जा 88 और 2 जीरो, यानी कितने डिबेंचर आपने इशू किए, 1800 डिबेंचर इशू किए। ठीक, कितने डिबेंचर इशू किए, 1800 डिबेंचर्स। तो यहाँ पे भी फटाक से वैल्यू लगाइए, फटाक से 1800 डिबेंचर की बात करते हैं, तो एंट्री पास करेंगे, तो एंट्री फिर वही सप्लायर लिमिटेड अकाउंट डेबिट, टू 12% डिबेंचर अकाउंट और टू SPR यानी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, PR मैं यहाँ शॉर्टकट में डाल दे रहा हूँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक, अब यहाँ पे कितने देने थे सप्लायर को, भैया 198 देने। मैं अपनी सप्लायर वाले अमाउंट को चेंज नहीं कर रहा हूँ, बार बार 198 ही देने। ठीक, देने उतनी ही है। अब मुझे बताओ डिबेंचर जो फेस वैल्यू के थे वो मैंने कितने के इशू किए, 1800 डिबेंचर दिए जिनकी फेस वैल्यू थी 100 रुपए, यानी मैंने कितने के डिबेंचर दिए उनको, सिर्फ 1,80,000 रुपए के डिबेंचर दिए। और 1800 रुपए इंटू 10 रुपए के हिसाब से मैंने वो कितने रुपए, 18,000 रुपए मैंने उनसे ऐसा प्रीमियम चार्ज कर लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, 1800 रुपए मैंने एज अ प्रीमियम चार्ज किया उनसे। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया आपको, 1800 रुपए एज अ प्रीमियम हमने उनसे चार्ज किया। यहां तक क्लियर, तीनों केस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि तीनों केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैंने बताई कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, तभी आप एंट्री फॉर्म कर पाओगे, वरना एंट्री फॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं जरा। अब हम बात कर रहे हैं जरा वो इंपॉर्टेंट केस जिसके बारे में मैंने बात की थी कि अगर आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं तो क्या एंट्री पास करोगे। ठीक, तो भैया यहाँ पे बिजनेस खरीद रहे हैं, जैसे क्वेश्चन मैंने लिया, बीटा लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा, ठीक है, किसका, XYZ कंपनी का। तो बिजनेस खरीदते वक्त उसने क्या क्या आया उसको, भैया बिल्डिंग मिली, कितने रुपए की बिल्डिंग मिली, 1,50,000 की। मशीनरी मिली, कितने की मिली, 1,40,000 की। फर्नीचर मिला उसको, कितने मिला, 10,000 रुपए का। ठीक, ये एसेट खरीद, एसेट मिला वहां से। फिर लाइबिलिटी भी तो रहती है बिजनेस की, तो लाइबिलिटी आई कितने रुपए की, 20,000 रुपए की। और उसके बाद बीटा लिमिटेड ने वादा किया XYZ कंपनी को कि 3,15,000 रुपए वो देंगे एसेट लाइबिलिटीज आने के बाद। ठीक, और ये जो 3,15,000 रुपए देंगे वो डिबेंचर के फॉर्म में देंगे, कितने डिबेंचर के फॉर्म में, 12% डिबेंचर के फॉर्म में देंगे। किससे, एट अ प्रीमियम, यानी प्रीमियम पे देंगे 5%। अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो एसेट्स आए हैं उनको करो डेबिट, यानी बिजनेस से जो एसेट खरीदे आपने वो करो डेबिट। ये किसकी बुक्स में एंट्री पास हो रही है, ये बीटा लिमिटेड की बुक्स में एंट्री पास हो रही है। ठीक, बीटा लिमिटेड की बुक्स में ये एंट्री पास हो रही है। ठीक, मैं यहाँ पास करने जा रहा हूँ एंट्री, ध्यान दीजिएगा, इन द बुक्स ऑफ बीटा लिमिटेड। अब सबसे पहले एंट्री क्या पास होगी, सबसे पहले जो जो एसेट्स आई हैं उनको खरीद लीजिए फटाक से। एसेट्स क्या क्या आई हैं, बिल्डिंग, अकाउंट डेबिट, और क्या आई है, मशीनरी, अकाउंट डेबिट, और क्या है, फर्नीचर आया, फर्नीचर, अकाउंट डेबिट। जो जो एसेट्स आए उनको डेबिट कर लो। और क्या आई, लाइबिलिटी आई भैया। लाइबिलिटी के लिए मैंने कहा ना यहाँ आने से पहले एक जगह छोड़ दो, टू, लाइबिलिटी का नाम तो दिया नहीं, तो यहाँ लाइबिलिटीज ही लिख देते हैं। ठीक, और उसको वादा कितना किया पे करने का, उनका नाम लिख देते, वो भी एक लाइबिलिटी है, XYZ, ठीक, कंपनी। कितना वादा किया, अब यहाँ पे अमाउंट डाल दो फटाक से। तो यहाँ पे भैया बिल्डिंग खरीदी 1,50,000 रुपए की, 1,50,000 की। फर्नीचर आया आपका, मशीनरी आई 1,40,000 की, और फर्नीचर आया आपका 10,000 रुपए का खरीदा आपने। ठीक, वही लाइबिलिटी आपको देनी पड़ी कितनी, 20,000 रुपए की,
मतलब देनी है, और XYZ को आपने वादा कर दिया 3,15,000 रुपए। अब मुझे ये बताओ जरा कि ये बिजनेस मैंने प्रॉफिट में खरीदा कि नुकसान में खरीदा? सर कैसे पता करेंगे? चेक कर लो एसेट की वैल्यू जरा। तो 150 140 हो गया 290, 290 और 10 हो गया 3 लाख। यानी जो आपने यहाँ पे ये जो खरीदा है ना, 3 लाख रुपए की एसेट टोटल परचेज की है। और पेमेंट आप कितना कर रहे हो? 3,35,000 का पेमेंट कर रहे हो, 3,35,000। जो टोटल पेमेंट आप कर रहे हो 3,30,000, यानी आप नुकसान में हो कि फायदे में? जरा बताओ। सर नुकसान में है, ठीक है ना। कितने के नुकसान में हो? सर 35,000 के नुकसान में है। तो हमने आपको बताया था ना कि जब भी आप अगर बिजनेस खरीदोगे और नुकसान में खरीदोगे तो ये मानोगे कि आप जो एक्स्ट्रा पैसा उस बिजनेस को दे रहे हो वो उसकी गुडविल का दे रहे हो। यहाँ ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ बैलेंसिंग फिगर। बात समझ में आई? यानी जो 35,000 रुपए दे रहे हो आप, वो एक्स्ट्रा, यानी जो एक्स्ट्रा 35,000 रुपए आपने दिए वो उस बिजनेस की गुडविल के दिए। जब भी आप एसेट, यानी ये केस कब करोगे? जब आप एसेट खरीदे और लाइबिलिटी से, यानी जो अमाउंट ऑफ एसेट है वो कम है किससे? लाइबिलिटी से। तो ये मानेंगे जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने पे किया है वो किसके नाम से? गुडविल के नाम से पे किया। यही केस अगर उल्टा हो जाए, मान लो यहाँ पे एसेट होगी 3,50,000 की और लाइबिलिटी है 3,35,000 की, तो जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट यानी जो प्रॉफिट हो जाता फिर आपको, और ये प्रॉफिट किस नाम से दिखाता? कैपिटल रिजर्व के नाम से दिखाता। और यहां दिख जाता कैपिटल रिजर्व टू कैपिटल रिजर्व कितना, जो अगर 350 में से 335 माइनस करते 15,000 यहाँ दिख जाता अगर केस उल्टा होता। चलिए, ये करने के बाद फिर सेकंड काम क्या करना है आपको फटाक से? अब तो ये हो गया एसेट खरीद लिया, बिजनेस खरीद लिया, अब उनको पेमेंट कर देते। तो पेमेंट करने के लिए वापस से XYZ कंपनी को वापस आपने किया डेबिट, और टू कितने परसेंट डिवेंचर दे रहे हो? 12% डिवेंचर अकाउंट, यहाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा। और 2 SPR यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दे रहे हो। ठीक, अब सबसे ये तो कॉमन एंट्री आपको पता ही होनी चाहिए। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले पता करो कितना डिवेंचर आप दे रहे हो। उसके लिए मैंने क्या बताया था? नंबर ऑफ डिवेंचर्स के लिए फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था नंबर ऑफ डिवेंचर के लिए फॉर्मूला? नंबर ऑफ डिवेंचर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? अमाउंट पेड, यानी जितना पे करना है, यानी इसको बोलते हैं क्या? परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूं, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। तो इशू प्राइस कितना है जरा आप चेक करो, फटाक से निकालो। परचेज कंसिडरेशन 3,15,000 आप दे रहे हो उसको। आप XYZ को कितना दे रहे हो? 3,15,000। और एक डिबेंचर का प्राइस आपने कितना लगाया? वो प्राइस लगाया आपने 105। सर 105 कैसे आया? 100 रुपए का फेस वैल्यू, 5% का प्रीमियम फेस वैल्यू पे निकालते हैं। तो 100 का 5% कितना हो? 5, यानी टोटल आपने कितना? 105 रुपए में आप दे रहे हो। इसको फटाक से काटो, कितने जाएगा? त्रीजा काटेगा 1 2 3, यानी कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स आप दे रहे हो? 3,000। कितने डिबेंचर्स दे रहे हो? 3,000। तो फटाक से यहाँ तो पहले तो 3,15,000 लिखो, क्योंकि कितना पे करना है आपको? 3,15,000 पे करना है। उसमें से आपने डिबेंचर कितने के दे रहे हो? सिर्फ 3,000 रुपए के डिबेंचर दे रहे हो, जिनकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। यानी आप अमाउंट, यानी एज अ डिबेंचर कितना दे रहे हो? 3,00,000। ठीक, और जो आप अमाउंट कम दे रहे हो वो एक्स्ट्रा अमाउंट किस नाम से चार्ज कर रहे हो? उससे प्रीमियम के नाम से चार्ज, यानी 3,000 इंटू 5 यानी 15,000। बात समझ में आई? मेरे ख्याल से अब इसमें दिक्कत नहीं होगी। आपको सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर ही निकालना पड़ेगा, याद रखिएगा। नंबर ऑफ डिबेंचर में अगर गलती करोगे तो फिर आपका क्वेश्चन कभी सही नहीं हो सकता। ठीक, तो नंबर ऑफ डिबेंचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको इसी को निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एंट्री पास करिएगा। एंट्री पास करना आसान है, लेकिन ये कैलकुलेशन करना आसान नहीं होता, इसलिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकल जाता तो ये चीज़ अपने आप आसान बन जाती है। ठीक, ये मैंने आपको चीज़ करके दिखा दी। मेरे ख्याल से अब यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें जो टॉपिक बचा है नेक्स्ट आपका कोलैटरल सिक्योरिटी और छोटे मोटे टॉपिक, उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बना के ये चैप्टर आपका ओवर करा देंगे। प्रैक्टिस करिएगा, ढंग से करिएगा प्रैक्टिस, आराम से चैप्टर में अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। 8 से 10 मार्क्स का चैप्टर है, अच्छा वेटेज है, तो आप आराम से अच्छा 8 to 10 मार्क्स आपके आराम से ईजिली आ सकते हैं। इनको स्किप मत करके जाइएगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं, इससे ज़्यादा वीडियो लंबी करने से फ़ायदा नहीं। ठीक,
बस जाते जाते लास्ट में आपको ये कहूँगा, अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। लाइक ज़रूर करिए, जिससे कि और ज़्यादा आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। सब्सक्राइब तो करिए करिए, लेकिन लाइक शेयर प्लीज़ ज़्यादा करिए, ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा आगे तक ये वीडियो कन्वे होगा तो लोगों का ही भला होगा, बच्चों का भला होगा, ठीक। चलिए, बच्चों का भला, मेरा भी भला ही होगा, बच्चों का भी भला होगा, दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।